कमोडिटी बाजार में मचा कोहराम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 6 साल के निचले स्तर पर, मेटल में भी भारी गिरावट। शेयर बाजार में भी हावी हुई ग्लोबल चिंताएं। दिन भर सुस्ती के साथ कारोबार, रुपया भी 2 महीने के निचले स्तर पर गया। जीएसटी पर कांग्रेस को मनाने की कोशिश। 18% या इससे भी कम हो सकती है टैक्स दरें, लेकिन जमीन बिल पर बढ़ा टकराव। सिंगापुर में एक बार फिर आतंकवाद पर गरजे मोदी। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ एक सुर में बोले दुनिया। We read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I have also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed. अवार्ड वापसी को बॉलीवुड स्टार आमिर खान का समर्थन। कहा, देश में बढ़ रही है असहिष्णुता। और ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए उतरे खुदरा व्यापारी। ई लाला के नाम से पोर्टल किया लॉन्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की राह पर फाइजर। खरीदेगी इजराइल की एलरकैन को। $160 अरब में होगी डील। सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिडीज के विलय इससे पहले दिया वोडाफोन को बकाया के भुगतान का आदेश। फटकार लगाते हुए कहा, टेलीकॉम कंपनियों को मुकदमेबाजी में आने लगा है मजा। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को रामनाथ गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। CNN IBN संवाददाता कर्मा पालजोर, दीपा बालकृष्णन और मारिया शकील भी सम्मानित। यूपी में मिशन 2017 में जुटे राहुल। पीएम मोदी पर राहुल का निशाना। पूछा, किसानों से कब आएंगे अच्छे दिन। लालू से गले मिलने केजरीवाल की सफाई। कहा, जबरन गले पड़े लालू। और अब श्रीलंका में हो सकती है भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने निकाला बीच का रास्ता। देश के दिग्गज सीईओ का नया अवतार। चैरिटी के लिए बिखेरा सुरों का जादू। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कमोडिटी बाजार की, जहां 2008 दोहराने वाले का डर दिखने लगा है। सोना, मेटल शेयर जिस तरह से टूटे हैं, उससे कोहराम मचा हुआ है। कमोडिटी बाजार को लग रहा है 2008 ही जैसा डर। और कमोडिटी मार्केट में चौतरफा गिरावट दिख रही है। घरेलू बाजार में सोना, चांदी, क्रूड और बेस मेटल्स करीब आधे से 4% तक टूट गए हैं। सोना, चांदी और बेस मेटल्स पिछले 6 साल के निचले स्तर पर गिर गए हैं। पूरी खबर के लिए अब जुड़े हैं नीरज राय हमारे साथ। नीरज, कच्चा तेल और बेस मेटल्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है? देखिए, बेस मेटल्स के लिए डिमांड और चीन की आर्थिक सेहत बड़ा फैक्टर है। पूरे यूरोजोन में अभी भी वहां की रिकवरी कोई खास नहीं है और जापान की चिंता अब ग्लोबल इकोनॉमी पर हावी होने जा रही है। चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर खपत होती है और वहां पर जो कॉपर का इंपोर्ट है लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसे में कॉपर की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जाए और इसी का रिफ्लेक्शन जो दूसरे मेटल्स है, निकल हुआ या जिंक, सारे के सारे पिछले 6 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। बचा कच्चा तेल, तो कच्चे तेल को लेकर के अगले हफ्ते ओपेक की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले दुनिया के तमाम जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वहां की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। और जो संकेत आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि इस ओपेक बैठक में भी कच्चे तेल के प्रोडक्शन में किसी तरह कटौती नहीं देखने को मिलेगी और इसी वजह से कच्चा तेल लगातार टूटता जा रहा है और आज ये जो ब्रेंट का दाम है करीब करीब $44 के भी नीचे आ गया है।
चलिए, तो ये तो बात हुई कमोडिटीज की, लेकिन इधर सोने चांदी में भी भारी गिरावट एक नजर डाल लेते हैं। इस समय किस तरीके का कारोबार हो रहा है। हमने देखा कि बाकी कमोडिटीज के साथ सोने चांदी में भी यहां पर काफी दबाव बना है। और क्यों आ रहा है ये दबाव? अगर हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन में बाकी कमोडिटीज के ऊपर दबाव है, तो ऐसे में सोने चांदी को जरूर ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर भी सोना चांदी में हम देख रहे हैं कि एक दबाव आ रहा है। सोना और चांदी 6 साल के निचले स्तर पर चले गए। तो चलिए, कमोडिटी बाजार के हालात 2008 जैसे होने वाले हैं क्या? यहां से क्या कीमतों में करेक्शन आएगा या कीमतें और गिरेंगी? इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, ये जो सारी कमोडिटीज पर एक साथ इतना दबाव आ रहा है, वरना आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर एक सेक्शन पे दबाव आता है तो दूसरा सेक्शन उठता है, लेकिन यहां तो सबके सब दबाव में दिख रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, अभी फिलहाल में जो सबसे प्राइम रीजन है वो है डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी मजबूती। आप देखें 100 के पार आज निकल गया था डॉलर इंडेक्स, और जिस हिसाब से लग रहा है कि यूएस में जो अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं और दिसंबर में अगर रेट हाइक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 101 तक का लेवल भी ब्रीच कर जाए, जिसका बहुत नेगेटिव असर सारे डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में देखने को मिलेगा। तो अभी जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है उसका प्राइमरी रीजन ये है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे चाइना में स्लो डाउन है जिससे बुलियन में एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सब मार्केट अभी फिलहाल के लिए डिनाई कर रहा है। जब तक डॉलर इंडेक्स में मजबूती रहेगी, यहाँ पे एक नेगेटिव रुझान एंटायर कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो चिंता बनी हुई है कि यूएस में ब्याज दर बढ़ेंगे और उसका असर कमोडिटीज पर और भी पड़ेगा, पूरे दुनिया भी पड़ेगा। भारत के पर्सपेक्टिव से किस तरह के चीजें हो सकती है, किस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन है। यूएस में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इंडिया, अगर आप देखें तो जिस तरह से चाइना या बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इंडिया एक कमोडिटी ड्रिवन कंट्री नहीं है। यहाँ पे कमोडिटी के बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी नहीं होते हैं। हालांकि करेंसी एक बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स में या फिर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पे करेंसी में वीकनेस देखने को मिल सकता है, जिससे प्राइसेस घरेलू मार्केट में थोड़े से सपोर्टिव हो सकते हैं। लेकिन डिमांड फ्रंट पे अगर आप देखें तो डिमांड फ्रंट पे ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे साइंस बहुत इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप मौजूदा जो डेटा आ रहे हैं उनको अगर ध्यान दें, बेल्टिक ड्राई इंडेक्स जो एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो ऑलमोस्ट 30 ईयर लो पे है। इवन लेमन क्राइसिस के समय जो रेट नहीं था आज के दिन में देखा जा रहा है। तो डिमांड के मोर्चे पे यहाँ पे बहुत स्लो डाउन है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए जो मेन सवाल है उनके दिमाग में, अब सोना सस्ता हुआ है और खरीदे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फैक्टर्स, अगर आप घरेलू फैक्टर्स पे गौर करें तो यहाँ पे करंट अकाउंट जो डेफिसिट कहा जाता था आज वो हेल्दी सिचुएशन पे है। चांसेस बहुत बढ़ गए हैं कि शायद बजट में यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कट हो, जिसका एक नेगेटिव असर गोल्ड प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। क्या आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? बजट तक की बात करूं 2-3 महीने देखिए, बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में करीब 4% का कट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो, दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, तो प्राइसेस करीब 22,500 तक मुझे लगता है दिसंबर जैन तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 22,000 तक दिसंबर जान तक जा सकता है सोना, कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। चलिए आगे बढ़ते हुए, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक पार्टियों से शीतकालीन सत्र में जीएसटी पास कराने की अपील की है। वेंकैया ने कहा कि दुनिया भर के बाजारों में मंदी का माहौल है, लेकिन देश की इकोनॉमी में लगातार सुधार आ रहा है। ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। GST has been pending for the last 7 years. 5 successive finance ministers have presided over subcommittees. They have made enough amendments and improvements also. The finance minister have held discussions with all the states in the last 1 year. So it's high time that the GST bill is passed. I am confident as Parliament Affairs Minister. I am already in touch with some of the opposition parties. We are discussing with them and they have meaningful suggestions. At the end of the day, they can also be taken into consideration while adopting the bill in Parliament. तो वेंकैया नायडू साहब को पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार को कामयाबी मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे? हालांकि दूसरी तरफ कोशिशें हो रही हैं। सरकार जीएसटी पर कांग्रेस को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो जीएसटी के तहत
18% या इससे भी कम टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर एक बैठक भी की। बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। जीएसटी पर हो रहे इस मंथन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम चलेंगे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सरकार विपक्ष को मनाने के लिए जीएसटी की दरों पर क्या कुछ और बदलाव कर सकती है? 18% ये तो बहुत ही इंकरेजिंग आंकड़ा है। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स की दरों को लेकर किया जा सकता है। पहले जीएसटी के तहत जहां 22 से 24% टैक्स लगाने की बातचीत चल रही थी, अब सरकार 18% या 18% से भी कम टैक्स लगाने का प्रस्ताव कर सकती है। इसको लेकर अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। इस पर आज वित्त मंत्री के साथ चर्चा भी हुई और माना जा रहा है कि 4 या 5 दिसंबर तक रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर 1% जो टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था, सरकार उस प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल सकती है और इन सब का मकसद एक ही होगा कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा सहमत किया जा सके जीएसटी से जुड़े हुए संविधान संशोधन बिल पर। इधर संसद के शीतकालीन सत्र में भूमि बिल पास होने की उम्मीद तो ना के बराबर ही नजर आ रही है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन मांग सकते हैं। विपक्ष वहीं पर पीएम मोदी को भी घेरने की रणनीति बना रही है। लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, जीएसटी तो मुश्किल है ही, भूमि बिल को लेकर क्या उम्मीदें छोड़ी जाए इस बार? इस बैठक से 2 बातें निकलकर सामने आई है। पहली बात तो ये कि जमीन अधिग्रहण बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 महीने देरी से दे सकती है। इस बात की मांग कर सकती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कि उन्हें 1 महीने की मोहलत और दी जाए रिपोर्ट सौंपने में। पहले ये रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सौंपनी थी। इसका मतलब इस सत्र में अब इस बिल के पास होने की संभावना काफी हद तक खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, जेपीसी में विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने साफ तौर से मांग किया कि प्रधानमंत्री खुद कमेटी के सामने आए और ये बताएं कि उन्होंने मन की बात में जो लैंड बिल के ऊपर अपनी बात रखी थी, उसका मतलब क्या है, उसका आशय क्या था। तो एक तरह से बिहार में नरेंद्र मोदी की हार के बाद अब यहाँ पे विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की मूड में है और दबाव बनाना अभी से शुरू कर दिया है और इसका असर संसद के शीतकालीन सत्र में दूसरे महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने में भी देखने को मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद का शीतकालीन सत्र भी डूबने की आशंका है या सरकार अपने अहम बिल पास करवा पाएगी? इस पर चर्चा करेंगे कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी और बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव से रात 9:30 बजे। तो आपसे बस 20 मिनट में उस खास चर्चा से जुड़ना ना भूलें। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, बताएंगे आगे। और फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी डील की पूरी कहानी इस बुलेटिन में आगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को फटकार लगाते हुए तुरंत 2000 करोड़ रुपए सरकार को देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि टेलीकॉम कंपनियों को मुकदमेबाजी में मजा आने लगा है। वोडाफोन ने अपनी 4 सब्सिडरीज का वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज में विलय किया था और बकाये को लेकर सरकार ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी थी। इस बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं हमारे संवाददाता अस्मित कुमार। अस्मित, क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा है अपने आदेश में? कितना कड़क आदेश है ये वोडाफोन के लिए? जी, टेलीकॉम मेजर वोडाफोन की लीगल ट्रबल्स कम खत्म होते नहीं नजर आ रहे। लेटेस्ट झटके में एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो 2000 करोड़ के आउटस्टैंडिंग ड्यूज दें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी को। अब हियर्स हाउ द स्टोरी पैन्स आउट। वोडाफोन एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग के एक्सरसाइज में है जहां पे वो अपनी 4 सब्सिडरीज को एक सिंगल एंटिटी में मर्ज करना चाहते हैं। इस मर्जर को लेकर डीओटी ने काफी सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि काफी आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो हैं 6678 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, इन ड्यूज को सैटिस्फाई करना जरूरी है।
है। डीओटी का ये कहना है कि मर्जर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ऐसे आउटस्टैंडिंग ड्यूज को सेटिस्फाई किया जाए। डीओटी का ये भी कहना है कि ऐसे मर्जर के अंतर्गत एक ट्रिगर बन जाता है जिससे कि कुछ चार्जेस नहीं निकल के आते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेक्ट्रम। इन चार्जेस को भी देना पड़ेगा। टोटल फिगर यही रहेगा, अराउंड 6600 करोड़। अब ये डीओटी का कहना है। वोडाफोन ने अपनी आर्ग्यूमेंट दलील उन्होंने रखी थी एपेक्स कोर्ट के आगे। उनका ये कहना है कि ये मेयरली एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज है। गवर्नमेंट इस चीज से एक पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि ये काफी सारे ड्यूज जो डीओटी ने बात उठाई है, ये काफी सारे ऑलरेडी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं ये मैटर्स, और ये उनका कहना था। इन सब के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दिया है। उन्होंने 2000 करोड़ देने की साफ ऑर्डर दिया है वोडाफोन को। उन्होंने एक मिक्स्ड बैग जो रहा था वोडाफोन के, शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। और बैंकों के बढ़ते एनपीए यानी डूबते कर्ज पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर से चिंता जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त अधिकार है। वित्त मंत्री को आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ कामकाज की समीक्षा उन्होंने की। बैंकों के कामकाज की तिमाही समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों यानी विलफुल डिफॉल्टर्स को कड़ी चेतावनी दी। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में बड़े कर्जदारों के अकाउंट पर ब्यौरेवार चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं और विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का बैंकों को पूरा अधिकार है। जो भी फ्रॉड करता है उसमें वो एक अपराध है और इसलिए बैंक उसमें जो भी कार्रवाई है क्रिमिनल लॉ प्रोसेस के थ्रू और अपने साधन वापस लेने के लिए उनके खिलाफ वो करेगा। दरअसल सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च में जहां 5.20% था, वो जून के अंत तक 6.03% पर पहुंच गया। हालांकि वित्त मंत्री को भरोसा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, एनपीए में कमी आएगी। इस बैठक की एक और खास बात ये रही कि अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि उनके तहत आने वाले सेक्टर को बैंकों से किस तरह की मदद की जरूरत है। शहरी विकास मंत्रालय ने सस्ते घरों के लिए होम लोन ग्रोथ पर चिंता जताई। छोटे और मझोले उद्योगों के मंत्रालय ने स्टार्टअप को लोन देने में तेजी लाने की वकालत की। बैंकों ने भी कुछ खास सेक्टर मसलन स्टील और एल्यूमिनियम को मदद देने की मांग की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि रेवेन्यू और बैंकिंग डिपार्टमेंट इन मांगों की समीक्षा करेंगे और जरूरी फैसले जल्द लिए जाएंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी बनने जा रही है। फाइजर ने फार्मा सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी डील के तहत $160 अरब में बोटॉक्स बनाने वाली कंपनी एलेगन को खरीद लिया है। इससे फाइजर को अपने टैक्स बिल को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता अर्चना शुक्ला से। अर्चना, क्या बदलाव आएंगे फार्मा सेक्टर में इस डील के बाद? जी, जहां तक फार्मा सेक्टर की बात है, ये आज तक की सबसे बड़ी डील होगी। $160 अरब की जो डील है ये इससे रंग रूप बदल जाएगा। पहले बात की जा रही थी, फाइजर पिछले साल तक एस्ट्राजेनिका को खरीदने की बात कर रहा था $100 बिलियन तक, और एक साल के अंदर ही अंदर ये डील वैल्यू जो है वो $160 बिलियन पर चली गई है। एलर्गेन और फाइजर को अगर जोड़ दिया जाएगा, जब जुड़ जाएगी ये दोनों कंपनी, तो उनका कंबाइंड सेल्स जो है वो $60 बिलियन हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। और जो सेकंड कंपनी जो विश्व की दूसरी कंपनी है मर्क, उसके सेल्स $40 बिलियन के हैं, तो उससे काफी लंबा उनको अंतर मिल जाएगा उन दोनों कंपनियों के बीच में। टैक्स इन्वर्जन की बात की जाए तो जहां पर यूएस में 30% का टैक्स उनको लगता है, वहीं पर जब वो अपना बेस शिफ्ट करके डब्लिन या आयरलैंड में अपनी कंपनी लगा लेंगे तो 12.5% टैक्स रेट उन पर लागू होगा। सो वो उस कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ा उनको फायदा हो सकता है टैक्स में। जहां तक बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री की, वो कंपनी सबसे बड़ी हो जाएगी। कैंसर ड्रग्स, प्रोप्राइटरी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो जेनरिक्स में भी उनका काफी आगे वो बढ़ेंगे। ये दोनों कंपनियां जब जुड़ जाएंगी। इंडिया पर जबकि बात करें तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। एलर्गेन का इंडिया में हार्डली कुछ प्रेजेंस है। एक ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का उनका जॉइंट वेंचर है पिरामल हेल्थ केयर के साथ, जिसने $250 करोड़ का बिजनेस किया था 2014 में, और वो बोटॉक्स और जूविडर्म जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एंटी रिंकल वो बेचते हैं। सो इंडिया पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, पर ग्लोबली बहुत बड़ी डील है। शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे बाजार का चेक कैसा रहा सोमवार बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
और कौन है ये लाला जी जो उतर गए हैं बाजार में, ये भी देखिए आगे। और अब बात शेयर बाजार की। बाजार में आज पूरे दिन सुस्ती छाए रही, एक छोटे से दायरे में कारोबार होता रहा। आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी गिरकर ही बंद हुए। आशीष वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा डिटेल के लिए। आशीष, आज बाजार में कंफ्यूजन क्यों नजर आ रहा था? कंफ्यूज कहें या फिर शायद ज्यादा बेहतर वर्ड होगा, कंसोलिडेशन का दिन था। फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द आज दिन भर घूमते हुए नजर आए। हाँ, 2 बजे के आसपास थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन इक्वली स्ट्रांग मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार एकदम फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास जाके बंद हुए। क्या हो रहा है? दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में आपने देखा होगा बीता हफ्ता बड़ा स्ट्रांग था, उसके बाद अब ग्लोबल मार्केट्स भी कंसोलिडेशन में। आज एशिया बाजार में भी हमने देखा मिला जुला कामकाज। जो कुछ बहुत नर्वसनेस थी भारतीय बाजारों में या फिर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, इस बात से कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व की आज एक इमरजेंसी बैठक है। कहा जा रहा है 16 दिसंबर के एफओएमसी मीट से पहले आज एक स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक होने वाली है। तो अगर कोई भी कमेंट्री, कोई भी कमेंट ब्याज दरों से रिलेटेड आया तो इक्विटी मार्केट उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए शायद नजर आए, इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर थी। जहां तक एक्शन की बात है, 2 पॉकेट जहां पे तगड़ा दबाव था वो थी मेटल और एफएमसीजी। इन दोनों में आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। वहीं इसके विपरीत हमने देखा ऑटो कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट लाइन, एकदम कंसोलिडेशन मोड में जाके आज बंद हुआ है। स्ट्रांग रिएक्शंस उन स्टॉक्स में देखने को मिले जो सेंसेक्स में फेरबदल होने वाला 21 दिसंबर को, तो उसमें 2 स्टॉक सेंसेक्स 30 के बाहर जाएंगे। वो 2 स्टॉक्स हैं हिंडाल्को और वेदांता। ये दोनों निफ्टी के आज टॉप लूजर्स थे, बहुत कमजोरी के साथ कामकाज। दरअसल ध्यान रखें ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स की वैसे भी पिटाई हो रही है, तो उसका असर भी यहां पे देखने को मिला। इन दोनों की जगह लेगा अदानी पोर्ट और एशियन पेंट्स, और यहां पे इक्वली स्ट्रांग बाइंग थी, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन गेल आज सेंसेक्स और निफ्टी का टॉप गेनर था। गेल के अलावा रिलायंस में, ऑयल एंड गैस शेयर में हमने आखिरी में अच्छी तगड़ी खरीद आती हुई देखी। जी बिल्कुल, लेकिन छोटे मझोलों में आज हमें खूब एक्शन देखने को मिला है, वहां कौन सा फैक्टर काम कर रहा था? इनफैक्ट एक्शन वहीं पे था। आपने जैसे हमने बेंचमार्क्स की बात करी, सेंसेक्स निफ्टी एकदम फ्लैट थे, लेकिन ये स्टॉक्स ये पॉकेट्स मोमेंटम में थी। मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 1/4, स्मॉल कैप्स में आधे % के आसपास का उछाल था, इसलिए मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी वो पॉजिटिव थी। और यहां पे खास तौर पे गैस स्टॉक्स फोकस में थे। गेल की मैंने बात करी, आखिरी मिनटों में बड़ा स्ट्रांग उछाल था। मिड कैप स्पेस में पेट्रोनेट और गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग बाइंग आती हुई नजर आई। खबरों का इंपैक्ट कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। जस्ट डायल मिसाल के तौर पे जहां पे शेयर होल्डर्स ने बायबैक को मंजूरी दे दी, या फिर सीक्वेंस साइंटिफिक जैसा काउंटर जहां पे एक छोटा एक्विजिशन इन्होंने करा, उसका फायदा मिला। यूएसएफडी की मंजूरी आपकी स्क्रीन पर आती हुई, उन स्टॉक्स को फायदा मिला जिनको ऑरबिंदो, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब की दवाओं को मंजूरी मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे स्टॉक्स हरकत में थे, 20% के अपर सर्किट पे लगते हुए नजर आए। ओमैक्स, आरपीजी लाइफ साइंसेज, वाइसरॉय होटल्स, इयॉन इलेक्ट्रिक्स, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो 20% के सर्किट थे। इनफैक्ट स्ट्रांग एक्शन था नेल्को, मुक्ता, लवेबल लॉन्जरे, प्रिकॉल के स्टॉक्स में। होल्डिंग कंपनीज में आज हरकत थी, तो सुमित इंडस्ट्रीज, यूनिफॉस एंटरप्राइजेस, इनमें हमने देखा तगड़ा मोमेंटम। काइनेटिक इंजीनियरिंग इस मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी करी, आज बड़े पॉजिटिव है आगे की ग्रोथ को लेकर। 5% का सर्किट पर जाके काउंटर लॉक हुआ है, तो मोमेंटम स्ट्रांग था ब्रॉडर मार्केट्स में। लेकिन ध्यान रखें एक छोटा हफ्ता है, बुधवार को मार्केट हॉलिडे और एक्सपायरी उसके बाद गुरुवार को, सिर्फ 2 कारोबारी सत्र रहेगा एक्सपायरी के लिए, तो देखना होगा किस मोड़ मुड़ता है बाजार इन अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स के लिए। वैसे बाजारों के लिए एक बड़ा फैक्टर और होगा कि किस तरह से संसद सत्र में काम होता है, नहीं होता है, किस तरह का हंगामा होता है। बहुत बड़ा क्यों वहां से मार्केट लेने वाला, और उसी पे आगे की मार्केट की चाल डिपेंड करेगी। बहरहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या इस बार का शीतकालीन सत्र भी चढ़ जाएगा। हंगामे की भेंट हमारे साथ होंगे कांग्रेस नेता राशिद अलवी और बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव।
कांग्रेस ने जमीन बिल पर प्रधानमंत्री को जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाने की मांग की है और इसको लेकर टकराव बढ़ गई है। बीजेपी शिवसेना ने कांग्रेस की मांग का विरोध किया है। ऐसे में लग रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र भी कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि संसद चले और जीएसटी समेत अहम बिल पास करवा लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के आला नेता राशिद अल्वी और बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव। स्वागत है आप दोनों का। राशिद अल्वी साहब, जिस तरह से आप लोगों ने मांग की है कि जेपीसी के सामने प्रधानमंत्री खुद हाजिर हो और मन की बात प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा उसका वो एक्सप्लेनेशन दे, साफ लग रहा है कि आप लोग इस विंटर सेशन में कोई काम होने देने के मूड में नहीं है। दोनों अलहदा चीजें हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जेपीसी के अंदर हाजिर हो जाएं, लगातार कहती थी, सेशन चलने नहीं देती थी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे कि पार्लियामेंट के सेशन को चलने ना दें। हम चाहते हैं सेशन चले, देश का काम हो, कानून बने, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जनता और देश के हितों को सामने रखकर होना चाहिए। आपने देखा है कि जमीन से मुतालिक जो कानून था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जी सरकार बदल देना चाहती थी, ऑर्डिनेंसेस पे ऑर्डिनेंस जारी करा रही थी, किसान को इस मुल्क के अंदर तबाह कर देना चाहती थी। अलवी साहब, लेकिन सरकार इस पर अब बात करने को तैयार है। जीएसटी पर तो सहमति बन रही है, 18% तक वो रेट ले आएंगे। जीएसटी को तो पास करवा लेंगे आप लोग? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हर मुद्दे पर हम पार्लियामेंट के अंदर हर मामले में समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन हमें एतमाद में तो लिया जाए, कॉन्फिडेंस में तो लिया जाए, हमसे बैठ के बातचीत तो की जाए, हमारी जो सिफारिशात हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उन पे गौर तो किया जाए। हमारे पास भी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी और सारे विपक्ष को एतमाद में लेते थे और सब आगे बढ़ते। नरसिम्हा राव साहब, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा गुरूर में चलती है और किसी से बातचीत नहीं करती है। पिछले 2 सत्र भी इसी के चलते धुल गए। तो क्या इस बार, क्योंकि आप सत्ता में हैं, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी? विपिन, पिछले सदन में भी, पिछले सत्र में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के तरफ से यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से जो रुकावट थी पार्लियामेंट में वो खत्म किया जाए। उसके लिए सरकार ने पहल किया था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता था उनकी राजनीतिक लाभ यही होगा कि हम देश की प्रगति में, विकास में हम रोड़ा पैदा करें और बड़े बड़े लेजिस्लेशन ना होने दें और एक लेजिस्लेटिव एक ब्लॉकेड का माहौल खड़ा करें। एक नकारात्मक सोच से कांग्रेस पार्टी सदन में पूरे सत्र को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सरकार अपनी तरफ से चर्चा के लिए तैयार, सारी चीजें ये आपसे ही सीखे हैं। ये इनका कहना सब आपसे ही सीखे हैं। जैसे अब जेपीसी में वो बुला रहे प्रधानमंत्री को, जैसे आपने बुलाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को जेपीसी में, सारे टिप्स आपसे सीखकर आप पर ही अपना कहाँ आए थे? 2 लाख करोड़ के विश्व के सबसे बड़े घोटाला करके 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस पार्टी अपने नेता को, मनमोहन सिंह जी को बचाते रही और जेपीसी में उनको आने तक उनको तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी। विश्व के सबसे बड़े घोटाले हैं। बाद में इसके आंकलन होता, कोयला स्कैम जितना आंका था सीएजी ने, उससे भी काफी बड़ा घोटाला साबित हुआ है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमने जो पार्लियामेंट में हमने इस प्रकार की जब स्थिति बनाई, तब कारण ये था कि भ्रष्टाचार था, बड़े बड़े भ्रष्टाचार। नहीं, ये भी कारण लेकर आएंगे, ये भी कारण लेकर आएंगे, लेकिन सवाल ये है राशिद अल्वी साहब, ये तू मैं में देश कब तक पिसते रहेगा? और अब प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग रखकर क्या आपने पूरे स्टेक्स बदल दिए हैं? अब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तभी कुछ बात आगे बढ़े? देखिए तमन्ना जी, मैं कहूंगा, एक तो आज तो बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। सीबीआई ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी है इनकी सरकार में। आज भी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पे इल्जाम लगा रहे हैं।
इनकी आदत है इल्जाम लगाना। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू नहीं हुआ। अलवी साहब, जो बात तमन्ना पूछ रही है वो सीधे तौर पर ये है कि ये इल्जामात ये सब चलता रहेगा, लेकिन इन सारी चीजों में क्या बड़े बड़े बिल, बड़े बड़े रिफॉर्म्स यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे? एक मिनट पेशेंस रखिए, मैं वो भी कह रहा हूं आपसे। अभी इन्होंने कहा कि हम रोड़े अटकाना चाहते हैं, अभी तो सेशन शुरू भी नहीं हुआ। आपको कैसे पता चल गया कि हम रोड़े अटकाना चाहते हैं? हम लगातार कह रहे हैं, बैठ के बात कीजिए, कंसेंसस बनाइए। हम जो अमेंडमेंट्स चाहते हैं उन अमेंडमेंट्स पे गौर कीजिए। जब पार्लियामेंट के अंदर कोई मुद्दा आया है हमारी सरकार के जमाने में, हमेशा बीजेपी और दूसरे विपक्ष से मशवरा करके कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की गई। बात हम छोड़ आज भी हम कह रहे हैं। आपने एक बहुत पॉजिटिव बात कही, उससे मैं क्यों लेना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि कौन कहता है हम रोड़े अटकाएंगे, यानी आप खुले दिमाग से जा रहे हैं इस सेशन में और बात करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे तो आप बिल्स पास कराएंगे। ये आपसे हम एक तरह का एश्योरेंस मांगे। हम देश के हितों को सामने रखकर फैसला करेंगे और किसी भी तरीके से देश को नुकसान नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट के अंदर आप कानून लाइए, देश के हित में लाइए, हमसे बातचीत कीजिए। हम बिल्कुल चाहेंगे कि पार्लियामेंट का सेशन चले। आप अगर ना चाहें पार्लियामेंट का सेशन चलाना तो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सेशन चला करता था 18-19 नवंबर से, आपने 8-10 दिन उसे डिले कर दिया। राव साहब, क्या उम्मीद की जाए कि जब कांग्रेस कह रही है कि वो तैयार है, तो हम बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से भी इसी तरह का रवैया देखेंगे? बिल्कुल, सरकार तो सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सभी पार्टियों से, आपने वित्त मंत्री का बयान सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी नेता से, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत नेता से बात करने के लिए तैयार हैं। जीएसटी पर जो इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री जेपीसी के सामने पेश हो, क्या वो मांग को आप लोग मान सकते हैं? उसके बारे में सोचा जाएगा? ये मैंने इस मांग के बारे में मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो भी परंपरा रही है सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर, वो परंपरा के आधार पर मांग करेंगे तो अलवी साहब, ये मांग है या नहीं? क्योंकि जीवीएल कह रहे हैं कि उन्होंने ये मांग सुनी ही नहीं। ये मांग आप लोगों ने रखी है कि नहीं? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हर मुद्दे पे पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। आप देखिए तो सही, कितना शर्मनाक है। इनटॉलरेंस का मुद्दा पूरे देश में उठ गया और उसकी आवाज और गूंज लंदन में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री खामोश बैठे, क्या आप देश के अंदर एक लफ्ज नहीं बोलते, जाकर बोलते हैं क्या तो लंदन में बोलते हैं, देश में नहीं बोलते। तो हमारा यही मुतालबा है कि प्रधानमंत्री आइए, आके बोलिए। इंटॉलरेंस का मुद्दा क्या आप सेशन में उठाने वाले हैं? बिल्कुल उठेगा। पार्लियामेंट में इंटॉलरेंस का मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? तो इंटॉलरेंस का एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इंटॉलरेंस इस देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लास्ट वर्ड आपको, क्योंकि समय समाप्त हो गया। जी, कांग्रेस पार्टी काफी सेलेक्टिवली सुनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आनंद बाजार पत्रिका का इंटरव्यू में इस विषय में जो इंटॉलरेंस को लेकर जो डिबेट थी उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है। और पार्लियामेंट में सभी विषयों पर चर्चा हो सकता है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। यही है कि सरकार तैयार है, वो आएंगे क्या इस बार? अब देखिए, विषय के अनुरूप, विषय के अनुसार उस पर तय होगा किसको किस विषय पर शरीक करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बट लेकिन सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह समझती है। किसी भी विषय में हमें लगता है इसमें कोई दम नहीं है, बट लेकिन किसी को इस विषय को लेकर गंभीर सवाल उठाना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं, बहस के लिए तैयार है। पिछले बार भी बहस से कांग्रेस भाग गई थी। आनंद शर्मा एक डिमांड रखने के बाद चर्चा के लिए मुकर गए थे, अपनी बात से मुकर गए थे।
पिछले बार वाली कहानी फिर से नजर नहीं आए और फिर वो आर्ग्यूमेंट ना हो कि हमारे जमाने में तो आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी साहब और जीवीएल नरसिम्हा हमसे बात करने के लिए इस खास मुद्दे पर। एक बात तो साफ हो गई विपिन से कि असहिष्णुता का मुद्दा उठेगा, जरूर उठेगा इस संसद में। जी हाँ, बिल्कुल उठेगा। ये कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हमारे कई प्रोग्राम में जो दूसरी पार्टी से लोग आए थे उनके भी रडार पे यही मुद्दा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे की भेंट तो कहीं ये सेशन नहीं और ये मुद्दा आज भी सुर्खियों में है क्योंकि अवार्ड वापसी को लेकर बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने बात की है, असहिष्णुता की उन्होंने बात की है। पूरी खबर देखिए ब्रेक के बाद। साथ ही बाजार में उतरे एक नए लालाजी, वो भी ऑनलाइन। तो क्या करते हैं ये लालाजी, देखिए आगे। सुपरस्टार आमिर खान ने अवार्ड वापसी से लेकर असहनशीलता जैसे मुद्दों पर आज अपनी चुप्पी तोड़ी। आमिर खान ने कहा कि वो समाज के उन घटनाओं से खुद फिक्रमंद हैं जो बढ़ती असहनशीलता को दिखाती हैं। आमिर ने कलाकारों और साहित्यकारों की अवार्ड वापसी का समर्थन किया है। आमिर खान रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। उनका मानना है कि ऐसे मौकों पर आम लोग अपने नेताओं की तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं। Are you, Amir? But are you agreeing with the protest? Do you think it's called for, or is it premature? Well, I mean, I think, if I'm not mistaken, I mean, there are so many people here in this room who are much more knowledgeable than me, so I feel a little intimidated actually speaking in front of all of you. But my understanding is that a lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. I mean, there will be acts of violence anywhere in the world, and they would be there for different reasons. But for us as a society, as Indians, to feel a sense of security, 2-3 things are very important, I personally feel. One is a sense of justice. So if there is a wrong step that anyone takes, then correct justice is given out for or against that person. That gives a lot of sense of security to the common man. The common man feels कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको justice will take its due course. That is one. The second thing that gives a sense of security, and that's a very important sense for all of us to have, is that the people who are our elected representatives, people who we select to look after us for 5 years, whether that's on the state level or whether it's at the level of the center. When people take law into their own hands, when there's a sense of insecurity, we look upon these people to take a strong stance, make strong statements, and speed up the legal process to prosecute such cases. When we see that happening, there's a sense of security. When we don't see that happening, there's a sense of insecurity. So it doesn't matter who the ruling party is. It's happened across ages, it's happened in different decades, it's happened at different times. So it doesn't matter who is in power. But the fact of the matter is, and I often, on television debates we see where one political party, in this case it's the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? और रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवार्ड में इस बार भी नेटवर्क 18 का जलवा रहा। दिल्ली में एक शानदार समारोह में CNN IBN की दीपा बालकृष्णन, मारिया शकील और कर्मपाल जौहर को गोयनका अवार्ड दिए गए। साथ ही क्षेत्रीय भाषा में IBN लोकमत के विनायक गायकवाड़ और प्रवीण गणेश राव मुधोलकर को भी सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वित्त और सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली थे। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार ये पुरस्कार 2 वर्षों के लिए दिए गए हैं। इस मौके पर जेटली ने कहा कि रामनाथ गोयनका किसी से कभी दबे नहीं, अपने असूलों के हिसाब से उन्होंने पत्रकारिता की और हमें उनसे यही खूबी सीखनी चाहिए।
award of such prominence instituted in his name is something that he eminently deserves. He's an essential part of India's media history. And I think when we live in an era where mediocrity at times dominates, to select excellence out of that and reward it year by year, and as you just mentioned, a large number of recipients are recipients several times over of this award, I think is a fitting tribute to him. और अब बात ई कॉमर्स की दुनिया की, जहां ई कॉमर्स को टक्कर देने के लिए खुदरा व्यापारी भी अब ऑनलाइन हो गए हैं। व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने आज ई लाला के नाम से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए देश भर के खुदरा व्यापारी अपना सामान ऑनलाइन बेच पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन का ही असर है कि आज ट्रेडिशनल व्यापारी भी अपनी दुकानदारी वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए करने जा रहे हैं। खुदरा व्यापारियों को ऑनलाइन बनाने के लिए ई लाला के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये खरीदार और दुकानदार के बीच एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए हर दुकानदार की अपनी दुकान होनी चाहिए। एक बार रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट पर हर विक्रेता को एक इनबिल्ट सब साइट मिल जाएगी। यहाँ दुकानदारों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और सामान डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक इंतजाम उन्हें ही करने होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर ई लाला की तरफ से कोई ऑफर या डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर कोई सेलर देता है तो देगा, लेकिन पूरा पोर्टल उठ करके डिस्काउंट दे रहा है और उन डिस्काउंट की फंडिंग हो रही है, कम से कम वो सिलसिला ई लाला में कतई भी नहीं होगा। देश भर के सभी शहरों के खुदरा व्यापारी और दुकानदार इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। CAIT का दावा है कि मार्च 2016 तक 100 शहरों के 50,000 व्यापारी ई लाला के साथ जुड़ जाएंगे। वहीं ग्राहक www.elala.biz पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। CAIT का जोर कैशलेस ट्रांजैक्शन पर है और पेमेंट गेटवे के लिए ई लाला ने मास्टर कार्ड और HDFC बैंक के साथ करार किया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और CEOs क्यों गा रहे हैं गाना? किससे इसे मिलेगा फायदा और क्या ये सुर अपनी जगह पर पहुंचे, देखिए इस ब्रेक के बाद। उद्योग जगत के दिग्गज सिर्फ अपने मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सुरों की महफिल में भी मुकाबले को तैयार रहते हैं। नई दिल्ली में एक चैरिटी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में एक दो नहीं बल्कि 40 CEOs ने अपने संगीत का जादू बिखेरा। आज मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आज मेरी रातों में लहक रहा है तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। बैलेंस शीट से म्यूजिकल बीट का ये सफर बेहद खास है। उद्योग जगत के ये दिग्गज स्टेज पर दिख रहे हैं एक नेक मकसद से, और ये मकसद है गरीब बच्चों के इलाज के लिए पैसे जुटाना। जेनेसिस फाउंडेशन के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराने सालों का है और ये काफी दिनों से अच्छा काम करते आ रहे हैं। आप
अब आज इस इवेंट में आप देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे CEOs आए हैं, कितने सारे जाने पहचाने लोग हैं। तो क्योंकि मैं इस चीज को काफी सालों से देख रहा हूँ बढ़ते हुए, तो वो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इतना आगे बढ़ रहा है, इसको इतना अटेंशन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। नई दिल्ली में हुई इस संगीतमयी शाम में वोडाफोन, मेदांता सिटी, जुबिलेंट फूडवर्क्स और L&T समेत करीब 40 कंपनियों के CEO शामिल हुए और अपने सुरों के रंग बिखेरे। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को, आधी रात को। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। जेनेसिस फाउंडेशन के इस कार्यक्रम से गरीब बच्चों की मदद तो हुई ही, कॉर्पोरेट दिग्गजों के नए टैलेंट से भी लोग रूबरू हुए। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। ये अच्छा लगा देखकर विपिन के CEOs की भी इतने हिडन टैलेंट है। राइट, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हर साल हम ये लेकर आते हैं और हर साल थोड़ा सा बेहतर सुर होता है, यानी पीछे से प्रैक्टिस भी होती है, तो वाकई अच्छी चीज है। खैर, यहाँ पर हम लेंगे आज आपसे इन्हीं सुरों के साथ इजाजत। नमस्कार।